मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। पूरी धारावी खुश थी कि उनका विकास होने वाला है और उन्हें एक अच्छा मकान, एक अच्छी बिल्डिंग और एक अच्छा रास्ता, स्वास्थ्य, गटर नाली से उन्हें निजात मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही ये शुरुआत आगे बढ़ी, लोगों में एक डर, एक भ्रम पैदा होना शुरू हो गया कि विकास के नाम पर कहीं उनका विनाश तो नहीं होने वाला है। क्योंकि सर्वे जिस तरह से आम लोग कर रहे थे, अडानी के लोग कर रहे थे, वहीं से लोगों को शक शुरू हो गया कि इस सर्वे के अंदर सरकारी लोग क्यों नहीं है। धारावी के कई बड़े नेता इस पर आवाज़ उठाते रहे। धारावी की बेटी भी इस पर कहती रही है कि जो लोग रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन्हें इसमें भेजा जा रहा है, वो सर्वे कर रहे हैं। बात आगे बढ़ती गई, लोग सर्वे करते गए, लेकिन उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उस डॉक्यूमेंट में इस तरह से उन्हें अपात्र किया गया कि आज जिनके पास फोटो पास भी है वो भी अपात्र के, अनिर्णित के श्रेणी में मचे हुए हो, परेशान नजर आ रहे हैं। वो बार बार DRP और SRA के घरों ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात अगर धारावी में आती है तो वो कमर्शियल की बात आती है, मस्जिद, मंदिर, शमशान, कब्रिस्तान की बात आती है। उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमारे साथ धारावी की बेटी है और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ताई, जिस तरह से विकास की बात की गई है, लेकिन विकास नहीं, धारावी को महसूस हो रहा है कि उनका विनाश होने वाला है। क्योंकि ये अडानी को जब से प्रोजेक्ट दिया गया है, लोग डर गए हैं कि अडानी के ऊपर इतना सारा कर्ज है, अगर वो मुंबई को लेकर पूरे हिंदुस्तान से जो जमीनें खरीद रहे हैं उसका भुगतान कैसे करेंगे, और बीच में अगर ये प्रोजेक्ट अटक गया तो धारावी कर जो है वो डूब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा मैंने कहा था, मैंने संसद में भी वही शुरुआत की थी कि 2004 में हमने जो सपना देखा वो धारावी के विकास का सपना देखा, जिसमें हमारी अपेक्षा की थी कि धारावी के सभी लोगों को पात्र करके धारावी में घर मिलेगा। लेकिन मैंने उसी में कहा कि जैसे सरकार बदल गई, हमारा सपना भी चूर चूर हो गया। क्योंकि जिस तरह से ये टेंडर मिला और टेंडर के बाद रोज़ हम हमेशा जिस चीज़ों को बता रहे थे लोगों को, वो हर चीज़ एक सही होती आ रही है। हमने तभी भी कहा था कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है और सर्वे के माध्यम से आप अगर देखोगे कि पूरी तरह से जो काम करने वाले लोग हैं वो पूरी प्राइवेट यंत्रणा है। और आज ये सवाल है कि मेरा सबसे सवाल है जिन्होंने सर्वे किया, जिन्होंने उनके साथ जाके काम किया, आज उनसे मेरा सवाल है कि जो लोगों को आज लगभग 95% लोगों को जो अनिश्चित और अपात्र के एक बड़ी सी, क्या कहते हैं, कुराड़ के नीचे हम सबको लाके रख दिया है कि कभी भी गर्दन पे गिर सकती है या तलवार और हमारी गर्दन कट सकती है। हमें धारावी में घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका निर्णय कि अनिश्चितता और अपात्रता में हमारा जुड़ने का काम हो रहा है। अगर आप देखोगे तो कई जगह पे 3% लोग पात्र हुए, कई जगह पे लोग 5% पात्र हुए, कई जगह पे लोग 1% पात्र हुए। अगर आप ऐसे ही सर्वे अगर धारावी का आते रह गया तो हमारे वो सबसे बड़ी टेंशन जिस चीज़ का बार बार लगातार चीज़ हम कह रहे थे कि ये विकास है किसका, ये विकास धारावी कर को तो दिख नहीं रहा है, ये अडानी का दिख रहा है। और DRP की तरफ से ना कोई क्लियर गाइडलाइंस हमारी को आती है, जो भी GR आता है वो हमें भेजा जाता है। लेकिन ये GR जो आपके पास आया है, जो हमने बात कर रहे हैं, उसमें जो कहा जाता है कि भैया ये जो निर्णय है डेवलपमेंट का, ये पूरी तरह से जो है वो DRP या SRA इसमें लेगी। अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें SRA का संबंध ही क्या है, जब DRP के, लेकिन कैसे है, ऑलरेडी DRP की प्लानिंग अथॉरिटी सेपरेट बना रही है धारावी के लिए। SPU बना दिया है जिसमें 80% शेयर NMDPL के है और 20% शेयर गवर्नमेंट के है। तो ऐसा होने के बाद ये कैसे SRA की बात कर सकते हैं, और कौन तय करने वाला है? ऑलरेडी इनका सर्वे का काम चालू हो गया, लगभग अभी देखेंगे तो 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल में इन्होंने सबके पेपर्स कलेक्ट करने का काम 1.5 साल में चालू है। उसके बाद इन्होंने अभी जो पहली पात्रता की यादी दी है, जो लोगों को ये लिख के दे रहे हैं, जो घर खाली करने के लिए, जैसे आपको पता है कि सबसे पहला मेघवाड़ी को आया, अब उनको ये कह रहे हैं कि आप हमको लिख के दो और आप ये छोड़ के जाओ। वहाँ के लोगों ने मुझे बोला है कि जब तक ताई हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम इसका निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों को भाड़ा दे रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं बता रहे कि वापस कैसे लेके आएंगे। नहीं ताई, यहाँ पर उन्होंने GR दी, इन्होंने एग्रीमेंट उनसे बनाया है और उस एग्रीमेंट में उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप यहाँ से जाते हैं और 3 महीने के बाद या 3 साल के बाद आने के बाद जो है ना, वो ज़मीन आपको यहाँ मिलेगी, 17 में मिलेगी, 19 में मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो पात्र लोग हैं उनको भी धारावी में देने की कोई गारंटी नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 17 में मिलेगा, 19 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब धारावी 17 और 19 में माटुंगा लेबर कैंप ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा समस्या ये कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमको कह रहे हैं ऊपर वाले को ये रेंट लो, नीचे वाले को ये, जो पात्र की बात करी, अपात्र के तो आपको पता है कितने लोग अपात्र है। वहाँ पे भी लगभग 550 में से मुझे लगता है सिर्फ 50 से 60 लोग पात्र है, बाकी तो सब जो है वो अनिश्चित और अनिर्णित और अपात्र के लिस्ट में। तो अभी अनिर्णित और अपात्र की इसमें जो है ये बड़े पैमाने पे आया है, इसका होगा क्या?
हमने तो कल वही बात कही कि केंद्र सरकार ने इतनी ज़मीनें दी है, राज्य सरकार ने इतनी ज़मीनें दी है, रेडी टेंडर के 25% पे दी है। और आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, दुनिया के मलेशिया में, कई देशों में अदानी के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। कल वो भाग गए देश के छोड़ के, तो हम किसके पास जाएंगे? और हमारे जो घर छोड़ के तोड़ के लोगों को, अभी देखें आरएमसी प्लॉट जो है वो कभी भी क्या कहते हैं, जहाँ लोग की बस्ती है वहाँ पे नहीं, घनी बस्ती में 50 मीटर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। तो फिर वो डायमंड के पीछे कैसे बन रहा है, एवरशाइन में कैसा बन रहा है, बाजू में कैसा हो रहा है? तो इसका मतलब है कि आप लोगों को शिफ्ट करना चाहते हो, लोग भले उजड़ जाए, आपका प्रोजेक्ट बचना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट है किसके लिए भाई साहब? ये डेवलपमेंट हमारे लिए है ही नहीं। और यही हमारी बार बार लगातार कहना है। क्या मुझे पता है धारावी के किस एक आदमी को पता है कि उसको क्या मिलने वाला है, उसको घर कहाँ मिलने वाला है, उसको क्या मिलने वाला है, उसका घर अनिर्णित के बाद क्या होने वाला है। सेक्टर नंबर 6 और धारावी के कई ऐसे इलाके हैं, अन्ना नगर है, आज़ाद नगर है, ऐसे कई जगह पर जो है नोटिस दी गई है कि आप अपना घर खाली करो। अगर आप घर खाली नहीं करोगे तो हम पुलिस और मिलिट्री लाएंगे और आपको बाहर निकालेंगे, ये धमकी दी जा रही है। पुलिस और मिलिट्री का तो धमकी देंगे। आपने तो उस समय भी हमारे साथ देखा, जिस तरह से आप भी उस मौके पे थे, जब पुलिस इंस्पेक्टर ही कहे कि पूरी धारावी इलीगल है, तो हम उस पर क्या कहें? क्योंकि और किसके बलबूते पे कह रहे थे? वो तो अकेले में बहुत सारी बातें कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भी आके कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी अगर ब्यूरोक्रेसी की ताकत बढ़ाने का काम किसी ने किया, और आज आप बोल रहे हैं कि पुलिस भी आ सकती है, आर्मी भी आ सकती है, गरीब आदमी को हटाने के लिए सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा। जब तक हम भी सब साथ में मिलकर उतरेंगे नहीं और लड़ाई नहीं साथ में लड़ेंगे, तब तक सामने वाले अपने जोर जगह ताकत इस्तेमाल करने का काम करेंगे। आज ऐसा परिस्थिति है कि देखो वो कुछ लोगों का कह रहे हैं कि हम लोग 500 का एरिया देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि एसआरए की बिल्डिंग को, जबकि उनके पास एसआरए की बिल्डिंग को 307 का लिख के दिया है। तो सब क्या है ना, लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग डॉक्यूमेंट देते नहीं हैं और लोग उसके ऊपर पढ़ाई करते नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वही बात को मैं काटूंगा, आपको एक क्लियर कर दूं कि बात उठी थी बिल्डिंगों की, और शाहू नगर से ही सबसे पहली बात उठाई थी कि जो लोग धारावी में आए थे, कोई वर्ली से आया था, कोई परेल से आया था, कोई दादर से आया था, ये तमाम लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया था। लगभग 40 से 50 साल उनको यहाँ हो गए, लेकिन उनके लिए जेआर निकाला जाता है कि आपको 500 स्क्वायर फीट दिया जाता है। वो पूरे उनके धारावी में सब लोगों को एक खुशी महसूस होने लगी, लेकिन बाद में जीआर में पता चल रहा है कि उनको सिर्फ 370 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलेगा, और बाकी फंजिबल एरिया जो है, वो फंजिबल एरिया जो है वो ना बिल्डर को मिलेगा ना इनको मिलने वाला उसका फायदा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शाहू नगर के लोग ऑलरेडी जो है उनके खुद के घर 750-700 के थे। वो 3 जगह नगर भी आते थे, बिल्कुल वो 3 बालिका नगर तो नहीं कि टच घटाया जाएगा, ये बालिका नगर उनका एरिया बड़ा था, लेकिन 700 के लगभग था। और जो शाहू नगर के लोग 3 जगह ट्रांसफर होके आए हैं, उससे पहले भी कई और ट्रांसफर थे उससे, और हर बार उनका एरिया छोटा छोटा होते हुए आया है। तो उन सब की मांग थी कि भाई हमें इतना एरिया मिलना चाहिए। बालिका नगर का कहना था कि हमारे पास ओपन स्पेस बहुत है तो हमें बड़ा एरिया मिलना चाहिए। अपेक्षा तो यही थी कि 700 एरिया की मांग उनकी थी, लेकिन जैसे आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो दिया है वो 370 का दिया है, और 33(9) के अंतर्गत जो है 4 का 300 का दिया है। जो पीएमजेपी की बिल्डिंगें बनी है उनको 400 का दिए हैं। तो ये जो बैक्ट है ना, ये लोगों ने भी चेक करना चाहिए जवाब। और क्या है ना, उसमें जो बहुत सारे लोग होते हैं वो वहाँ के उनसे मिले हुए लोग होते हैं, वो आके यहाँ पे बवाल फैलाते हैं कि आपको इतना मिलेगा, ये मिलेगा। नहीं, मैंने कहा ना, जो सर्वे लोग किए थे ना, अभी लोगों को भी उनको पूछना चाहिए। उनके कह रहे, हम तो कह रहे थे कि उनको तो पगार मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, अभी उनको पूछना चाहिए। आपके मोहल्ले के किसी आदमी ने आपका सर्वे कराने के लिए कहा ना आपसे, उसको लोगों ने भी पूछना चाहिए कि अभी अनिर्णित का जो निर्णय होगा इसका आप क्या करोगे। जिनको पैसा मिला उनको जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी ना। नहीं, अब सवाल उठता है कि क्या इस विकास में दोगलापन शुरू है क्या? अगर झोपड़पट्टी वालों को ये स्कीम नहीं दी जाएगी और बिल्डिंग वालों को खाली स्कीम दी जाएगी, तो विकास किसका होगा? गरीबों का नहीं होगा? देखिए, दोनों को भी मिलनी चाहिए अपनी अपनी जगह, बिल्कुल दोनों को नहीं, दोनों की पॉलिसीज में। अभी देखिए, एसआरए की पॉलिसी में मैंने अभी तक वो पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको अपने भेजा में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी चर्चा हमारा अभी तक हुआ है, जो जितनी कम है, मतलब क्या कहते हैं 260 से जो नीचे जितनी भी जगह है उनको 260 या 270 तक मिलने वाला है, और उससे ऊपर जो है उसके लिए एक अलग पॉलिसी बनने वाली है। जितना भी है वो, चाहे वो 3310 रहे था, क्योंकि ये सब बिल्डिंग 3310 के अंतर्गत डिवीजन हुई है, तो वो है। तो अभी इसके ऊपर जो है लोगों के बीच में जाके हमें बात करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। अब शाहू नगर वगैरह जो है वो टेनेंट प्रॉपर्टी है बीएमसी की, उसके लिए जो है बीएमसी की पॉलिसी होगी, उसके तो उसको मिलना चाहिए, वो उनका कहना है। और उनका कहना था कि हमारे पास अगर ओपन स्पेस ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए।
तो उनका कहना है हमको 750 जगह मिलनी चाहिए। अपात्र होने का भी एक खेल बार बार पता चल रहा है कि 4 अक्टूबर 2024 में जो GR आया था उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि जिन लोगों का 50 स्क्वायर फीट से कम घर होगा उनको झोपड़ा माना ही नहीं जाएगा। तो ज्यादातर लोगों के पास जो है वो इससे कम स्क्वायर फीट के घर हैं, तो क्या उनके ऊपर झोपड़ा नहीं माना जाएगा? क्या सरासर गलत है, क्योंकि धारावी में अगर मेरा जो मालूमात है, जो मेरा नॉलेज है, हाँ। मैंने इतने साल धारावी में रही हूँ, 80% झोपड़े ये 100 फीट के अंदर है। तो मतलब अगर आप 50% पे लाओगे तो कम से कम मुझे लगता है 40 से 50% घर जो है वो 50% के नीचे है। तो अगर ऐसा है और अगर वो कहते हैं कि 50 स्क्वायर फुट के ऊपर हम घर नहीं देंगे तो ये तो अन्याय है। ये तय करने वाले आप कौन है? अगर उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, अगर वो पात्र है, तो वो जितने भी फुट का घर हुआ उसको आपको देना पड़ेगा। ये कहाँ से नया कानून बना दिया? नहीं, अगर 6 फीट से कम भी होगा तो भी घर नहीं उसको माना जाएगा, झोपड़ा नहीं माना जाएगा। सुनिए आप, पहला तो कानून के हिसाब से किसको घर माना जाता है? जिसके पास 2000 के पुरावे हैं। मैं अभी देख रही हूँ कि स्ट्रक्चर को मान्यता नहीं दी जा रही है, व्यक्ति को मान्यता दी जा रही। मैं अभी देख रही हूँ कि जिस तरह से पूरा अनिर्णित का जो निर्णय आ रहा है, अगर पढ़ाई करोगे तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट की कमी दिखा के अनिर्णित का निर्णय आ रहा है। मेरा कहना यह है कि एक तरह से आप अनिर्णित कर रहे हो, दूसरा आप कह रहे हो कि 50 स्क्वायर फुट के नीचे के घर को हम घर नहीं देंगे। ये पॉलिसी कैसे हो सकती है? तो ये विकास किसका है? मुझे तो लोगों का समझ में नहीं आ रहा है। अगर 5%, 3% लोग पात्र करके जा रहे हैं और 95 लोगों को अनिर्णित और अपात्र में रखा जा रहा है, तो लोगों को उतरना पड़ेगा मैदान में। और लोगों को ये है कि 50 फुट का बोल रहे बात आप, 50 फुट के, मैंने कहा कि 80% घर धारावी में 100 फुट के अंदर है। झोपड़े अगर आप राजीव गांधी में जाओगे, आप किधर भी जाओगे, तो घर कितने फुट के पूछो? 40, 50 स्क्वायर फुट के घर है, क्योंकि ऊपर नीचे लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो अपात्र हो सकता है, लेकिन घर छोटा है इसलिए पहली बार मैं देख रही हूँ अपात्र होने का काम हुआ है। ये नहीं चलेगा। कुंची कुर्वे नगर में सारे का सारा परिवार अपात्र हो गया, बेचारे रो रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। नहीं, आप मुझे बोलिए, अभी तो मैं आई हूँ संसद से, अभी हम लोग चलेंगे वहाँ, सबसे मिलेंगे, आपके हम भी घूमेंगे, लोगों के साथ खड़ा रहेंगे, लोगों को भी कहेंगे कि आप भी रास्ते में उतर के आइए। एक अफवाह भाई, एक वर्षा गायकवाड़ से नहीं होने वाला है सब। सवाल यहीं पे सुनिए ना, क्या होता है अफवाह भाई, आप जाते हो, मैं जाती हूँ, इमरान भाई जाते हैं, हम लोग जाके बात करते हैं, फिर वहाँ का दलाल आ जाता है और फिर वो जाके ऐसा बताता है लोगों को कि ये लोग आए, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन सच्चाई को आप झुटला नहीं सकते। सच्चाई को जितने वास्तविकता सच की है, और अगर आप सच को स्वीकार करेंगे तो आज आप फायदे में रहेंगे, कल मिलिट्री या पुलिस आएंगी तो आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यहीं पे उठ रहा है कि कांग्रेस क्यों खामोश है, दाई क्यों खामोश है, धारावी की बेटी क्यों खामोश है? क्या दबाव है या कोई और बातें हैं? संसद से लेके अभी तक सड़क तक तो 10 बार बात करके आए हैं। नहीं, जमीन पर क्यों नहीं उतर रही? क्योंकि कई मोर्चे आपने लिए, मोदानी हटाओ करके कई मोर्चे ऐसे लिए हैं, इस तरह के कब लेने वाले? अरे बाबा, अभी तो मैं कल आई हूँ 1.5 महीने के बाद संसद से, मैं परसों ही तो आई हूँ, उसमें मेरा कल तबियत ठीक नहीं था, आज आपको दिख रही हूँ, आज बात कर रही हूँ, संसद में बात की, सड़क पे बात कर रही हूँ। मैंने वापस में आपसे कहती हूँ, एक वर्षा गायकवाड़ से, एक अफाफ भाई से, एक इमरान भाई से नहीं होने वाली क्रांति। सबको उतरनी पड़ेगी। अगर क्रांति चाहिए तो सबको मैदान में आना पड़ेगा और सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा। अगर सब साथ में आएंगे तो लड़ाई एक साथ होकर एक दिल से हम जीत सकते हैं। अगर सब अलग अलग से चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आखिरी सवाल कि कमर्शियल का क्या होने वाला है? क्या कमर्शियल के बारे में कुछ होगा या नहीं होगा? कमर्शियल, रेसिडेंशियल और रिलीजियस स्ट्रक्चर चर्चा ही नहीं हो रही है। तो उस पर क्या ताई? अभी हमने सुना है कि सबको बुला के अकेले में कुछ पूछते हैं, बात करते हैं, कुछ पॉलिसी ही नहीं बताते। कुछ पॉलिसी की किसी से चर्चा हो रही है, हमको भी पता नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ एक अभी उनका एक बयान चर्चा में है कि उनका कहना है कि 2011 के लोगों को सभी को पात्र किया जाएगा, और वो ये भी कहते हैं कि शासकीय जगह पे अगर तो कब्जा भी करता है उसको भी पात्र किया। सवाल ऐसा है कि मैंने तो संसद में वही बात की कि एक तो ये वाइटल प्रोजेक्ट है, इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, और तीसरा 2011 तक का हाईकोर्ट का हमको परमिशन है। तो इंस्टीट्यूट है तो हमको अंदर के अंदर डेवलप करना चाहिए। वाइटल है तो 2011 लगता ही है, क्योंकि MATP MAIP जितने भी प्रोजेक्ट हुए सब वाइटल है, सबको 2011 तक का परमिशन मिला है। हमको तो हाईकोर्ट ने भी परमिशन दिया है। तो ऐसे समय में हमारे झोपड़े को अनिर्णित क्यों रखा गया है? मेरा संसद में सवाल ही वही था। और इसके माध्यम से जो धांधली चल रही है, एक बड़े गुंडा राज चल रहा है, पुलिस राज चल रहा है, एक वसूली राज चल रहा है, वो बंद करा दो। गरीब आदमी को 1.5-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लेके फोटो पास के लिए लोग खड़े हैं। अब कौन से दलाल करते बताओ के धारावी में? हमको मत, आपको भी पता है, सब हमको भी पता है कौन कौन कर रहा है। यहाँ बैठे सबको पता है कि लोग पैसा दे दे के पात्रता के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि धारावी के लोगों को ऐसे ही पात्र होना चाहिए था। स्ट्रक्चर K2K का वादा किया था इन्होंने, लेकिन आज 3 महीने का भाड़ा दिया आज क्या? आज आप भी पत्रकार हो, यहाँ बैठे लोग हैं, किसी को अगर गलत लग रहा है तो खड़ा होकर मुझसे बात करें।
आज मैं पूछना चाहती हूँ कितना गुंडा राज चल रहा है, कितने दलाल यहाँ पे पैदा हो गए जो सिर्फ किसका काम कर रहे हैं, फोटो पास देंगे, तुमको पत्र बना के देंगे, 1.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, और गरीब आदमी दे रहे हैं। बीएमसी में लाइन लगी हुई है। वही तो मैं कह रही हूँ। जबकि 14 में से कोई भी एक पुरावा दिया तो आप पात्र है, फिर आपको क्यों देना पड़ रहा है? क्यों आपको फोटो पास के लिए पैसा खर्चा करना पड़ रहा है? नहीं, जिनके पास फोटो पास है उनको भी अपात्र कर रहे हैं। वो तो किया ही है, जिनके पास फोटो पास है उनको भी किया, जिनके पास 2000 से पहले का डॉक्यूमेंट है उनको भी किया है। अगर आप पढ़ाई करोगे ना अच्छे से, 95 वाले को भी उन्होंने अरे सबको किया है। और देखो बाद में किसको क्या करेंगे और कौन तय करेगा, और कौन किसके कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि अनिर्णित में आपको पात्र किया है कि नहीं किया है? अब लोग तो पैसा दे रहे हैं दलाल को, गुंडा राज चालू है, पुलिस का राज चालू है। तो मेरा बोलना वही है कि अगर आप लोग को सबको उतरना पड़ेगा, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमेशा बाबा कह रहे, मैं वर्षा का एक बार उतर के बात कर रही हूँ। ये बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, लोग बात कब करेंगे? लोग जाके क्यों पैसा दे रहे हैं? जबकि फोटो पास किया हुआ आदमी को भी अपात्र अनिर्णित कर रखा है, जबकि 2000 से पहले वाले को भी अनिर्णित में रखा है। तो फिर लोग फोटो पास के लिए, बाकी डॉक्यूमेंट के लिए इतना पैसा क्यों दलालों को दे रहे हैं? मेरा सवाल पूछिए। आज बीएमसी में देखिए कितनी गर्दी बैठी है, दलालों के ऑफिस में देखिए कितनी गर्दी है। तो अब अगला कदम क्या होगा धारावी? नहीं, लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन जाए कि लोगों को, पहले तो आपको ठगा गया जिसने सर्वे किया, उस सर्वे किया आदमी को पूछो मेरा क्या होगा भविष्य का, उसकी जिम्मेदारी है। उसको 3000 रुपया मिला अदानी से, भैया तेरे को मैंने डॉक्यूमेंट दिया था, तू मेरे को पात्र क्यों नहीं कर पाया? बस वो उसको पूछो, और नहीं है तो रास्ते में उतरो। सबसे आखिरी सवाल, जैसे फोटो पास के लिए जो शुल्क भरा जाता था 40,000 रुपये, वहाँ भी जीएसटी के माध्यम से भी 40,000 रुपये का शुल्क दिया जा रहा है, 1% तक। ठीक है, मैंने क्या बोला? लूट चालू है, गुंडों की लूट, दलालों की लूट, मुंबई महानगर पालिका की लूट, ये पूरी लूट चालू है, महालूट चालू है यहाँ पे। और लोग डर के मारे बेचारे सब लोग जो हथियार मिले उसके पास जा रहे हैं, पैसे खर्चा कर रहे हैं, जो दुर्भाग्य है। मुझे ऐसा लगता है दुर्भाग्यपूर्ण चल रहा है, ये जो चल रहा है ये, इसको बोलते हैं महालूट का एक तरीका। और फिर भी उसमें जो लोग नहीं सुन रहे उनको बोलते हैं हम आपके पास आर्मी भेज देंगे, आपके पास पुलिस भेज देंगे, और एक डर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आरएमसी का काम कौन करता है, कौन धारावी के बच्चे करते हैं, कौन से इसमें करते हैं, कौन से गुंडे इसमें एक्टिव है। हम मंत्रालय में एकनाथ शिंदे को पूछते थे, मंत्रालय में वर्षा बंगले पे गुंडे करते थे रील, धारावी में कितने गुंडे को आपने छोड़ा है? क्यों छोड़ा अदानी के पास? अदानी क्यों दे रहे हैं गुंडों के साथ? विकास कर रहा है ना धारावी का, विकास कर रहे हैं ना धारावी का। किसके साथ बात करनी चाहिए? धारावी के साथ बात करनी चाहिए, धारावी के प्रतिनिधि के साथ बात करनी चाहिए, कि किसके साथ बात करनी चाहिए? या डराने के लिए लगता है आपने इनको? धारावी में अपात्रता के खिलाफ एक बड़ी रैली ली जा रही है, क्या उसमें आप शामिल होंगे? हमने अपनी बात संसद में रख दी है। हम लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी थे, आज भी थे। मैं अपनी लड़ाई लड़ना जानती हूँ और मैं जाऊँगी लोगों के बीच में। कल भी मैं शिवनेरी में जा रही हूँ, आपको भी दे रही हूँ, आप भी आ जाओ शिवनेरी। तो ये धारावी की बेटी थी, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से धारावी के अंदर धारावी का विकास चाहिए तो आप सबको एक साथ आना होगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, नेता ही नहीं, धारावी की बेटी नहीं, धारावी करो को भी उतरना होगा। जब आप ज़मीन पर उतरेंगी, जब ज़मीन पर आप आकर उतरेंगे तो महसूस होगा कि आपको आपके घर की फिक्र है, तब जाकर ये लड़ाई होगी। मैं तो संसद में भी लड़ रही हूँ और ज़मीन पर भी लड़ रही हूँ, लेकिन धारावी करो को उनके घर के लिए बाहर आना होगा, उनके साथ, उनको भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।